हमारा इस 9th क्लास के अध्याय नंबर 8 यानी चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है चतुर्भुज। क्या नाम है? चतुर्भुज। तो सबसे पहली बात, जब आप इस चतुर्भुज का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? तो जैसे ही आप दशानन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि उसका 10 आनन यानी 10 सिर वाला है। वैसे ही चतुर्भुज का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जिसका 4 भुजा हो। कितना भुजा हो? 4 भुजा हो। यानी चतुर्भुज चैप्टर में मुख्य रूप से जिक्र है उस आकृति का जिसका 4 भुजा है। जिसका कितना भुजा है? 4 भुजा है। तो इसी में हम लोग अच्छे तरीके से जो हम पिछला चैप्टर में 7वां चैप्टर में जो हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज में सर्वांग समता, उसी चीज़ का यूज यहाँ अधिकतर में रहेगा। समझ आ रहा है? ज़्यादा में वही यूज रहेगा। ठीक है। तो सबसे पहले चतुर्भुज कहते किसको है? तो चतुर्भुज वो उसको कहते हैं जो जिसका 4 भुजा हो। कितना हो? भुजा कितना होता है चतुर्भुज में? देखिए अभी बात कर रहे हैं सिर्फ चतुर्भुज का, अभी बात नहीं कर रहे हैं कि वर्ग है, कि आयत है, कि समांतर चतुर्भुज है या फिर सम चतुर्भुज है। ये सब चीज़ का अभी बात नहीं हो रहा है। अभी बस बात किस चीज़ की हो रही है? तो बात हो रही है कि चतुर्भुज है। चतुर्भुज कहते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिसका 4 भुजा हो। कितना भुजा हो? 4 भुजा। यानी चतुर्भुज में भुजा कितना होता है? जिसका 4 भुजा हो। कोण कितना होता है? तो कोण भी आप देख सकते हैं कितना कोण होता है? तो 4 कोण होता है। देख सकते हैं कोण दिख रहा होगा आपको। कोण भी कितना है? 4 है। उसके बाद जब बात करेंगे शीर्ष की, शीर्ष कितना है? 1 2 3 4, इसको शीर्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो शीर्ष भी 4 है। यानी कुल मिला करके 4 भुजा, 4 कोण, 4 शीर्ष रहेगा, उसी को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज बहुत तरह का पढ़ना है, वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हम पहला जो हम लोग को इसमें प्रमेय पढ़ना है, पहला जो टॉपिक है उसमें हम लोगों को पढ़ना है समांतर चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? समांतर चतुर्भुज के बारे में। तो समांतर चतुर्भुज किस खेत का मूली का नाम है? जो समझो। देखो बताते हैं, अच्छा से समझिएगा आप लोग। समांतर चतुर्भुज जो है इसमें कहा गया है समांतर चतुर्भुज के बारे में, जैसे कि सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो पैरेलल हल्ला हो रहा है, देखिए बताते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे हम आकृति बनाए हैं, ठीक है, आकृति बनाए हैं, तो जिसका भुजा समांतर होता है ना, समांतर। और समांतर के साथ साथ अभी हम लोगों को समांतर चतुर्भुज में पढ़ना है एक चीज़ और, कि जब हम इस समांतर चतुर्भुज को इसके विकर्ण से 2 भागों में काटते हैं, इसके विकर्ण से 2 भागों में काटते हैं, जैसे इसका नाम देते हैं A B C और D। तो जब इसका विकर्ण, इसके विकर्ण, एक विकर्ण से इसको कट करते हैं तो ये दो त्रिभुज के रूप में नहीं बनता है। एक त्रिभुज आपको इधर दिख रहा होगा, दिख रहा है, और एक त्रिभुज ये वाला है ना। तो ये क्या बन गया? 2 त्रिभुज बना या नहीं? तो इसमें सबसे पहला चीज़ आपको यही कहा जाता है कि जब समांतर चतुर्भुज में, जब कोई समांतर चतुर्भुज में विकर्ण से हम उसको कट करते हैं तो उससे 2 त्रिभुज बनता है ना, तो दोनों त्रिभुज जो होता है वो सर्वांग सम होता है। दोनों त्रिभुज होता है वो क्या होता है? सर्वांग सम होता है। 2 त्रिभुज बना है ना, एक त्रिभुज है ADC और एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज ABC, ADC और ABC दोनों त्रिभुज है। अब दोनों त्रिभुज में क्या है कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होता है। दोनों क्या होता है? सर्वांग सम होता है। त्रिभुज ADC जो है वो सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। ये चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट हम लोगों को निकल के आया, वो पॉइंट है कि जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से 2 भाग किया जाता है, उसके विकर्ण से, तो जो 2 त्रिभुज बनता है दोनों सर्वांग सम होता है। दोनों क्या होता है? सर्वांग सम होता है। बताइए ये बात आपको जानने में कोई दिक्कत है क्या? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे, उस टाइम प्रूव करते जाएंगे और बताते जाएंगे। बेसिक में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उस चीज़ को समझिए कि इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इस चैप्टर में एक्सरसाइज में सोल्व क्या करने वाले हैं, बस वो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या ये जो अभी हम बताएं समझ में आया है? अभी जो हम बताने का कोशिश किए हैं वो समझ में आया है या नहीं आया है? अब देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा प्रूव करने का कोशिश किया गया, बताने का कोशिश किया गया, जो आपको समझना है, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक समांतर चतुर्भुज है। तो उसको AC एक विकर्ण से क्या किया गया है? विकर्ण से, AC विकर्ण से इसको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग बांटा गया कि नहीं? एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। ABC और CDA के विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, मतलब इसमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो पूरा बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा भी पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम समझा देते हैं, ठीक है। इसमें दे दिया है AB समांतर DC है, ठीक है भाई, AC तिर्यक है। देखो यहाँ पे जो है ये समांतर चतुर्भुज में ये वाला जो है इसके
समांतर है। समझ में आ रहा है? ये वाला रेखा जो है इसके समांतर है। समझ में आ रहा है? ये वाला रेखा इसके समांतर है। और जब भी कोई समांतर रेखा को एक रेखा से कट करते हैं तो उसका तिर्यक कोण बराबर होता है। अब देखो प्रूव कैसे किया कि सर्वांगसम है। सबसे पहले यहाँ पे तो लिखा हुआ ही है, फिर भी हम बताते हैं। सबसे पहले तो ADC, त्रिभुज ADC में जब चलेंगे, ADC में, त्रिभुज ADC में, और एक त्रिभुज है ABC जो कि पीछे हम डायरेक्ट बता दिए थे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुज है। अब दोनों में सर्वांगसम का कोई भी कसौटी यूज हो जाए, चाहे S से S हो जाए, चाहे S से S, कोई भी, इसमें लगता है ASA हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप दोनों त्रिभुज को देखिएगा तो एक ये वाला हमारा त्रिभुज है और एक ये वाला हमारा त्रिभुज है ना, और दोनों में एक भुजा कॉमन है। यानी कि पहले तो इसका एक भुजा कॉमन हो गया, AC बराबर AC, प्रूव कर रहे हैं AC बराबर AC, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये तो हम काहे ला करें। AC बराबर C है, यानी AC बराबर, दोनों बात ही है, दोनों क्या है, तो दोनों एक भुजा बराबर है, ठीक है। अब इसका दो को कोण बराबर है, कौन कौन सा कोण? पहले तो BAC जो है, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम आपको बताएं, जब दो समांतर रेखा को एक रेखा से कट करते हैं तो उसका तिर्यक कोण जो होता है क्या होता है, एकांतर कोण जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। समझ में आ रहा है? तिर्यक रेखा से काटते उसका एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये सब छोटा छोटा जानकारी अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है। और नहीं भी आता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, रिपीट करके एक दो बार देखना है, समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे एक दो कोण, ये कोण बराबर हो गया, फिर ये कोण बराबर हो गया, और फिर एक भुजा इसका बराबर हो गया। तो दो कोण और जब बीच वाला एंगल बराबर हो, सॉरी दो क्या बोले जा रहे हैं, दो एंगल और जब बीच वाला भुजा बराबर हो तब उसको हम लोग कहते हैं ASA कसौटी। कौन सा कसौटी? ASA कसौटी, यानी ASA नियम से कि वो जो है सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो है सर्वांगसम त्रिभुज हो जाता है। कुल मिलाकर के इतना जो हम भूखे हैं उसका एक ही मतलब है कि जब कोई एक समांतर चतुर्भुज को एक तिर्यक रेखा से कर्ण, जो उसका कर्ण होता है, उससे कट करते हैं तो उससे जो दो त्रिभुज बनता है, दोनों त्रिभुज क्या होता है, सर्वांगसम होता है। तो ये चीज़ जब एक्सरसाइज में सोल्व करेंगे तो इसको यूज़ करेंगे तो वहाँ पे चौंकना नहीं है कि आई कैसे हो गया, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और समझना है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब मेन रूप से इस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट आपको जानना है, डायरेक्ट हम वही बताते हैं, और वो सारा पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, कॉपी में मस्त लिख लेना है, और एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। सबसे पहला पॉइंट है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, जो कि पीछे हम बता चुके हैं कि कोई भी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। त्रिभुज नंबर फर्स्ट, त्रिभुज नंबर सेकंड, लेकिन दोनों क्या है, दोनों सर्वांगसम है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये बात आपको जानना है। फिर एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ होता है, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के बारे में तो 8 क्लास में भी बता दिए, 8 का भी वीडियो देख करके आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बता देते हैं। उसका सम्मुख भुजा जो होता है वो बराबर होता है, सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर होता है, उसका जो सम्मुख कोण होगा। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करने, उसके विकर्ण जो है उसको परस्पर दो भागों में बांटती है। यही हो गया समांतर चतुर्भुज के बारे में। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। फिर आयत में क्या होता है, तो आयत भी जब आप बनाइएगा, एक विकर्ण बनाइएगा तो इस समद्विभाजित करेगा कि नहीं, इसको दो त्रिभुज के रूप में काटेगा कि नहीं, जो बताइए तो बिल्कुल करेगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका विलोम विसत है। तो समचतुर्भुज क्या है, तो जिसका सभी भुजा बराबर हो। तो समचतुर्भुज का रहा है कि जब हम दो काटेंगे समचतुर्भुज तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 90 डिग्री। और समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो भी क्या करता है, उसका जो विकर्ण है वो परस्पर क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ये चीज़ आपको जाननी है। उसके बाद हम लोगों को आगे क्या जानना है, वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, जो कि एक वर्ग और एक समचतुर्भुज में लगभग बराबर ही होता है। तो वही वर्ग में जो चीज़ है वही समचतुर्भुज में, जो समचतुर्भुज में वर्ग में भी क्या होता है, उसका विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। उसका विकर्ण जब खींचिएगा तो उसको समद्विभाजित करता है। बच्चा वाला बात है, कितना ये सब बताएं, तो बच्चा वाला समझ रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इसको क्या बताएं, बस इसको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप नोट कर लीजिए और थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। और ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस ध्यान में रखना है। किसी त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका आधा होता है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, जैसे एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा। किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लेते हैं इसका ये दो भुजा लेते हैं और इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये है, दोनों का मध्य बिंदु ले लिए, तो मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये दोनों के मध्य बिंदु को एक रेखा से अगर मिलाए हैं, जो कि देख रहे हैं आप, तो इसके इस तीसरी भुजा, ये हुआ पहली भुजा, ये हुआ दूसरी भुजा, ये हुआ तीसरी भुजा। तो ये पॉइंट आपको बताना चाह रहा है कि पहली भुजा का मध्य बिंदु जो कि हम यहाँ मान लिए हैं, दूसरी भुजा का मध्य बिंदु जो कि यहाँ मान लिए हैं, और दोनों को जब मिलाएंगे दोनों तो एक रेखा बना। अब ये रेखा जो है तीसरी भुजा यानी इसका समांतर है। पहला बात ये कह दिया कि समांतर होता है, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है कि इसका आधा होता है, मतलब जितना ये होगा ना इसका आधा ये होगा। ये बात आपको कहना चाह रहा है। ये बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल रिपीट करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो, और बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा का समद्विभाजित करती है। इसी चीज़ का उल्टा मतलब जैसे कि अभी क्या कर रहे थे कि दो गो भुजा पे बिंदु, उसके मध्य बिंदु लेकर के एक रेखा खींच रहे थे तो इसके समांतर हो रहा था ना। लेकिन ठीक इसी चीज़ के उल्टा अगर किया जाए कि कोई भी एक ही भुजा पे मध्य बिंदु, कोई भी एक भुजा पे मध्य बिंदु, जैसे इसका मध्य बिंदु ले लिए, ठीक है, ले लिए, और तीसरी भुजा दूसरी भुजा के समांतर, और ये वाला भुजा, सॉरी एक और भुजा, ये वाला भुजा, इसके समांतर अगर खींचेंगे तो इसको तो मध्य में कटे ना करेगा या नहीं। तो दोनों चीज़ ऐसे घुमा करके बोलिए या वैसे घुमा करके बोलिए, दोनों बात तो एक ही है। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो मुख्य रूप से इसमें हम लोगों को समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज के बारे में मेन जो है एक पॉइंट आपको जो स्टार्टिंग में हम बताए हैं वो याद रखना है। कौन सा पॉइंट? कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज को एक विकर्ण से जब कट करते हैं तो उससे दो जो त्रिभुज बनता है दोनों क्या एकदम सर्वांगसम, मतलब बराबर विभाजित करता है। ये चीज़ आपको समझना है। बताइए इसमें कोई प्रकार का दिक्कत होगा? नहीं होगा। अब ये अगर आप थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, मस्त नोट्स बना करके लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लेना है और किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन कर लीजिएगा, पूरा ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा चतुर्भुज के बारे में। तब आप मेन एक क्वेश्चन भी करना, बेसिक तो आप जानिएगा, उसके बाद मेन एक क्वेश्चन आपको जरूर टच करना है। क्वेश्चन जब तक टच नहीं कीजिएगा तो आपसे नहीं समझ में आएगा, नहीं होगा। तो क्वेश्चन को भी क्या करना है? बनाने का कोशिश करना है और देखना है, समझना है और अच्छे से उसको समझ लीजिएगा ताकि खुद भी बना सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख देख के लिख लेना है, उसको खुद भी बनाने का कोशिश ज़रूर करना है।